गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगेन वी आर लाइव विद द न्यू चैप्टर लाइट। चलिए आज इस चैप्टर को अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी है लाइव आने में, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है देर। अब आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट डेप्थ में पढ़ेगा। जो लोग पढ़े हुए लोग हैं वो लोग आए होंगे पढ़ करके, तो आप लोग प्लीज इस चैप्टर को अभी भी रिव्यू करते रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के हम पूरे डेप्थ में जाने वाले हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स वेटेज भी कैरी करता है। और साथ ही साथ जो है इसकी पार्ट, मतलब जो इसके सब क्वेश्चंस होते हैं वो अगले चैप्टर ह्यूमन आई में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहां चीज समझना है कि इस चैप्टर के अंदर जो डेप्थ में हमें जानी है और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उससे हमारा ये चैप्टर क्लियर होगा। ओके, तो सभी कोई एक बार आ जाइएगा जल्दी जल्दी से। सभी लोग सभी लोग सभी लोग ओके। सो 7 पीपल्स हैव जॉइंड येट। लेट्स सी। और भी लोगों को बोल दीजिएगा, जो लोग को नहीं पता है जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट द चैप्टर। ओके, फटाफट फटाफट फटाफट, लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन। ओके, लाइक करना शुरू कर दो भाई। जो लोग ज्वाइन कर चुके हो लाइक करते रहो, जिन लोग आते भी जाएंगे लाइक करते जाओ। ओके, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लाइकिंग करते जाना। और बाकी लोगों को भी जरूर बोलना करने को, बड़ा मेहनत लगता है यार ये सब क्रिएट करने में, इसलिए। ओके 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 ओके, 9 पीपल्स हैव जॉइंड, 11 है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली में लाइट है क्या? एनर्जी की तरह है। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो आपको देखने में मदद कर रही है। मतलब आपको आसपास की चीजें क्यों विजिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर मैं अचानक से इस रूम में अंधेरा कर दूं तो आपको कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देंगी। मतलब आपको जो स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूं या मुझे स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हो, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स us the persistence of vision। persistence of vision का मतलब समझ लेना, क्षमता होती है देखने की। तो देखने की क्षमता है वो हमें लाइट से आ रही है। और लाइट के बारे में हमने पढ़ना क्या है? तो लाइट के बारे में जो है ना, यहां पर आपको जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, दीज आर ऑल हैपनिंग ड्यू टू लाइट। तो लाइट के बारे में हमें पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट रेज गिरती है तो वो टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंच के कैसे इमेज बनाती है, ये पूरी प्रक्रिया हमें पढ़नी है। साथ ही में इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स। कौन से मिरर्स? प्लेन एज वेल एज स्फेरिकल। तो दोनों के अंदर हमें पढ़ना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जिन्होंने ह्यूमन आई की अभी तक वीडियो नहीं देखी है, आई टैब पे आपके पास रिकमेंडेशन आ जाएगी, आप प्लीज विजिट करके ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ सकते हो। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी हमने डिस्कस किया था कि रेनबो के अंदर ब्यूटीफुल कलर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट इज द फिनोमेना विच इज कंट्रोलिंग एवरी सिंगल ब्रांच विच इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स इन फिजिक्स। ऑप्टिक्स मतलब जो ब्रांच फिजिक्स की डील कर पा रही है लाइट के मीडियम से। ओके, सो लेट स्टार्ट। हमें क्या चीज डिस्कस करनी है 10th में? हमें पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डिस्कस करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मतलब लाइट की खुद की कुछ विशेषताएं होती है। मतलब लाइट अपने बारे में पहली बात क्या बोलता है? दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आप अगर देखने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपको हमेशा लाइट एक सीधी लाइन में आती हुई दिखाई देगी। अगर आपको एक पाइप से लाइट रेज दिख रही है तो यहां देखो, अगर एक ऑब्जर्वर होगा तो ही विल बी एबल टू सी द लाइट। यहां पर उसके लाइट रेज सीधे आ रही है तो वो एबल होगा। बट अगर मैं यही पाइप को यहां पर बेंड कर दूं इस तरीके से, ये पाइप यहां से ओपन हो रही है, तो यहां पर लाइट रेज इसको, अगर एक ऑब्जर्वर यहां से इसको देखने की कोशिश करे तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? that light always travels in a straight line, whether it is going unidirectional, opposite directional, in any sort of direction, उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है दोस्तों? कोई भी मीडियम में अलग अलग स्पीड भी डिपेंड कर सकती है, लेकिन हम जिस मीडियम में बात कर रहे हैं वो मीडियम का नाम है एयर। तो यहां पर हमें एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी मिलती है? दैट इज कॉल्ड c, एंड c इज टर्म्ड एज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट वैल्यू है, याद कर लीजिए।
There are no shortcuts to remember this. That is the point value which you have to remember. हम लोग इसको यूज भी करेंगे. तो 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light. In what? In air. This is the speed of light in air. Okay. अब हम आते हैं सम फेनोमेनाज ऑफ लाइट. मतलब लाइट के बारे में हमें पढ़नी क्या चीज है. ऐसी थोड़ी है कि हमें लाइट के बारे में सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है. हमें पढ़ना है और भी चीजें, बट अभी नहीं, हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. तो एक्चुअली में लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन होती है कि कोई भी चीज हमें अपनी इमेज यहां कैसे दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और अगर हमें वो लाइट बेंड होती हुई दिखाई दे रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही दो वर्ड्स आपके चैप्टर के हेडिंग में भी लिखे हुए हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इट मींस हमें इन दोनों को बहुत ही डीपली डिस्कस करना है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को. और फिर हमारे पास है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन. दीज आर 3 मोर डिफरेंट फेनोमेना जो हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होती है, इंटरफेरेंस क्या होती है और पोलराइजेशन क्या होती है. These are more three phenomena. ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों के कुछ फोटोज हैं, एग्जांपल्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करते हैं. अच्छा, और भी एक चीज, हमें एक चीज और यहां समझना है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर. ये बात बुक में एक छोटी सी बॉक्स में लिखी हुई है, इसको मैं क्वेश्चन के जरिए भी क्लियर करूंगा, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यहां लाइट की डुअल नेचर क्या होती है. तो एक्चुअली में उसकी डुअल नेचर में दो चीज हमें नेचर वाइज दिखाई देती है. एक तो होती है उसकी पार्टिकल नेचर और एक होती है उसकी वेव नेचर. मतलब लाइट कभी पार्टिकल की तरह है. पार्टिकल की तरह का क्या मतलब होता है, अगर हम एक सरफेस पे एक बॉल को यहां हिट करते हैं तो वो इस तरह से बाउंस होके जाता है. जस्ट लाइक दिस बॉल, लाइट ऑल्सो बिहेव्स द सेम. लाइट भी एकदम सेम बिहेवियर शो करता है. अगर वो आएगा तो किसी पॉलिश सरफेस से टकरा करके जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर है दोस्तों, पार्टिकल नेचर के ऊपर है. रिफ्लेक्शन इज ऑन दी पार्टिकल नेचर. और वेव नेचर क्या होता है, वेव नेचर का मतलब होता है कि लाइट एक्चुअली में इस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है. लाइट एक्चुअली में इस वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल आप तक कर रहा है. लेकिन बहुत लोगों को यह बात जो होती है हजम नहीं हो पाती है कि एक्चुअली में वेव फॉर्म क्यों बोल रहे हैं सर आप, लाइट एक वेव फॉर्म कैसे है, आप इसको समझा सकते हैं क्या. तो मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पूछना चाहूंगा कि अगर आपको यहां पर बोर्ड पे एक वेव दिखाई दे रहा हो तो आप बिल्कुल सही हैं, ये आपके पास क्या है, एक वेव है. एम आई राइट. अब मैं एक इमेजिन करो, एक पेपर पे आपके पास वेव है और उस वेव पेपर को आप थोड़ी सी छोटी बनाओ. मतलब ये देखो, आपने ये बनाया है, ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल्सो अ वेव, बट क्या है, बहुत ही स्मॉल. मतलब एक तरह से बोल सकते हो वो वेव बहुत ज्यादा एलिगेंट नहीं है. एलिगेंट मतलब उतनी ज्यादा विजिबल वेव नहीं है, थोड़ी थोड़ी लाइन जैसी दिख रही है. तो अगर हम पूरी क्लीन एकदम ऐसे बनाए, ऐसे देखो, मैं वेव सी बना रहा हूं बट आपको लाइन की तरह दिख रही है, वो मैं वेव सी बना रहा हूं बट आपको लाइन की तरह विजिबल हो रही है. यही चीज हमारे साथ होती है जब हम कोई भी जगह पे लाइट को सेंस करते हैं. एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि लाइट रेज आपके पास आ रही हैं, तो वो लाइट रेज हैं. दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, दीज आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वो एनर्जी के फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में वो आपके पास ट्रैवल कर रही हैं. तो लाइट की डुअल नेचर होती है दोस्तों. एक तो होती है उसकी पार्टिकल नेचर और एक होती है उसकी वेव नेचर. ये पांचों चीजें और इनके अलावा भी और कुछ चीजें होती हैं जो हमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को मिक्स करने को देती हैं. अब कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि सिर्फ पार्टिकल या सिर्फ वेव नहीं बोल सकते हैं, उसको क्या बोलना है, ड्यूअल नेचर. लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव. आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. अब मैं आगे बढ़ता हूं. हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. इन दोनों के ऊपर ही हमारी 10th की कक्षा खत्म होगी. फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के ऊपर. आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होती क्या है, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस. मतलब अगर कोई लाइट रे एक पार्टिकल की तरह ट्रीट की जाए
तो वो इस सरफेस को हिट करते ही अपने आप को बाउंस बैक कर लेगी इस तरीके से। तो ये जो बाउंसिंग नेचर हुई, ये नेचर को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसमें हम दो टाइप की रिफ्लेक्शंस को डिस्कस करते हैं। मतलब एक, जब आपकी इंसिडेंट रे भी एकदम सीधी आ रही हो, मतलब आप बोल सकते हो पैरेलल टू ईच अदर, और उसमें रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम पैरेलल टू ईच अदर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक तरह से चार बॉल्स आ रहे हैं, चार बॉल्स एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आ भी पैरेलल जा भी पैरेलल। लेकिन अगर इस सरफेस में देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये सरफेस खुद में रफ है। तो रफ होगी तो वो एक रे जो पैरेलल आ रही होगी या दो तीन बॉल्स जो आ रही होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कोई रैंडम डायरेक्शन में स्प्लिट होंगी। मतलब हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों कि यहां पर रिफ्लेक्शन की रेज पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और इसमें हम कह सकते हैं दे आर अलाइंड एज पैरेलल। तो इसे ही हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसको एक बार डील कीजिए। हाँ ठीक है, गिव मी अ सेकंड दोस्तों। अच्छा ठीक है, सॉरी फॉर द टाइम, वो थोड़ी सी काम आ गई थी इसलिए मैं चला गया था। हाँ, तो मैं कहा था दोस्तों, यहां था मैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है जिसमें हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, और एक होती है जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल आ रही हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल जा रही हो। लेकिन यहां पर क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल आ रही हो लेकिन वो पैरेलल नहीं जा रही हो। ये कहां से होती है दोस्तों? वाटर और वेरी स्मूथ सरफेसेस से। वेरी स्मूथ सरफेसेस में हम किसको डिस्कस करेंगे? प्लेन मिरर को जनरली एग्जांपल में लिया जाता है। प्लेन मिरर को जनरली एग्जांपल में लिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट को रिफ्लेक्शन में बनाने भी कहता हूं तो वो इसी को बनाता है कि प्लेन मिरर को एग्जांपल में लिया जाता है। प्लेन मिरर से एक स्मूथ रिफ्लेक्शन फॉलो होगी। लेकिन ये कहां से होती है जो रफ रिफ्लेक्शन होती है? दिस इज फ्रॉम दी वुड, ग्लास एंड ऑल दी अदर मटेरियल्स। ओके, ये होती है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अब आप इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन के लॉज। तो रिफ्लेक्शन के लॉज हमें डिस्कस करने हैं। तो लॉज के अंदर हमारे पास पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन लॉज हमारे पास क्या पार्ट है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बनती है दोस्तों? हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंसिडेंट रे, मतलब जो रे आ रही है, और जो नॉर्मल रे, जो एक इमेजिनरी रे बनाई जाती है, वो दोनों के बीच में हमारा बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल टू दी सरफेस है, ये सरफेस थी आपकी, उस सरफेस से एक 90 डिग्री पे है। आप 3D में इमेजिन कर सकते हो कि ये सरफेस से 90 डिग्री पे है। तो वो जो एंगल क्रिएट होगी वो एंगल होगी एंगल आई, और वही वहां पर रिफ्लेक्ट होके जो रे जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल क्रिएट होगी वो एंगल क्या होगी? एंगल आर क्रिएट होगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज द फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये सिर्फ ओनली लॉ नहीं है, उसके बाद एक और बात क्या है? the incident ray, the normal ray to the mirror along with the point of incidence and the reflected ray, ये चारों कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे along with point of incidence, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन में लाई करने का अर्थ क्या होता है? मेरे पास यहां पर समझना, ये 3 पेन्स है। These are the 3 pens which I have in front of me। तो एक्चुअली में आपको यहां पर ये 3 पेन्स दिखाई दे रही हैं in this way। तो यहां पर क्या होगा ना, ये जो पेन है वो नॉर्मल है, ये पेन इधर से आ रही है तो वो क्या हुई? इंसिडेंट। और ये पेन इधर को चली जाएगी तो वो क्या हुई? रिफ्लेक्टेड। अब आपको ये समझना है कि अगर ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन पे है, मतलब तीनों एक प्लेन पे सेट है, तो जिस प्लेन में ये रे आ रही है उसी प्लेन में ये रे जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही हो, मतलब बाहर से अंदर की ओर आ रही हो, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट जा रही हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। प्लेन मतलब एक प्लेन सरफेस के अंदर लाई करेंगे। सो दिस इज द सेकंड लॉ, जो कि बहुत लोगों को एक्सप्लेनेशन में ही मिल पाती है, तो वो एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं तीनों रेज आर
containing तीनों रेज along with the point of incidence is contained in the same plane. तो अगर आपको यहां पर कोई एंगल देता है 60 डिग्री, तो आपको सिंपली एंगल आई की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगी. दिस इज फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होगा. यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो हिट हुई है वो इंसिडेंट रे है, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगी और यहां पर जो रे चली जाएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे और दिस इज योर इंसिडेंट रे. तो जो यहां पर एंगल बनेगी, ये वाली एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल बनेगी वो क्या होगी, एंगल आई. और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में बनेगी वो क्या होगी, एंगल आर होगी. तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर. ओके, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि एंगल आई एंगल आर किसे कहते हैं. नॉर्मल क्या होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर होती है हमेशा. आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के साथ कुछ क्लियर भी करते हैं. अच्छा, प्लेन मिरर बनाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को पहले एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 2 क्वेश्चंस. आप लोग इस क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में आंसर लिखिएगा क्या है इसका आंसर. ओके, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड है, मैंने ऑप्शंस नहीं लाया हूं, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है. प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको. बहुत लोग अभी तक नहीं आए लग रहा है, 9 वॉचिंग है. शायद वो लोग चैप्टर बिगनिंग समझ के जो है ये क्वेश्चन ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं. उनको बोलो कि चैप्टर को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिगनिंग से अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप आगे के एडवांस समझ पाओगे, ताकि तुम लोग कैच कर पाओ जल्दी से. ठीक है, सो एवरीवन प्लीज ज्वाइन वेरी क्विक. टेंशन मत लो यार, ये तो शुरुआत है, अभी ये चैप्टर की शुरुआत है. इसके अंदर जो पार्ट्स डिस्कस होंगे, स्फेरिकल मिरर पार्ट बाय पार्ट डिस्कस होंगे, वो और भी ज्यादा अच्छे होंगे. उसमें आप लोग को और भी चीजें पता चलेंगी धीरे 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 जो होगी. ओके, चलिए. अनुराग ने आंसर दिया है 43. ओके, एनीवन एल्स? जल्दी 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 जल्दी, कीप ऑन आंसरिंग, कीप ऑन आंसरिंग. आंसरिंग करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. 43. ओके, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं. तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट टू प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 47 विद द प्लेन मिरर. तो यहां पर क्या है ना, आपके पास 47 प्लेन मिरर के साथ बन रही है. मतलब अगर ये रे है, यहां पर एक रे आई समझना, दिस इज द रे एंड दिस रे is making 47 with the plane mirror. तो 47 with the plane mirror का अर्थ क्या हुआ कि यहां पर अगर नॉर्मल ये है, दिस इज द नॉर्मल, तो यहां पर 47 डिग्री यहां पर बन रही है. अगर आप लोगों ने यहां पर 47 डिग्री सोचा है तो दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि यहां एंगल लाइन में लिखी हुई है प्लेन मिरर के साथ बनाई दी है. तो प्लेन मिरर के साथ बनी हुई है तो ये एंगल कहलाएगी. नॉर्मल के साथ बनी हुई एंगल ये कहलाती है. तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस 47. दैट इज हाउ मच, 43. और जैसे ही ये एंगल 43 आएगा तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के कितनी एंगल पे रील होगा, ये होगा 43 डिग्री पे रील. तो द करेक्ट आंसर इज 43. अनुराग ने इसका आंसर सही दिया है. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन आंसर ये इसका 43 है. सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 2. राजवीर 43, आस्था 47. ओके, आस्था हैज डिलीटेड द कमेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 47 उसको मार्क कर दिया. तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेन मिरर के साथ खोला है तो उससे आपको एंगल में प्लेन मिरर के साथ लेना है, इंसिडेंस के साथ नहीं. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझना. लैंग्वेज इज द अल्टीमेट पार्ट. ओके 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 ओके. चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार डील करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास,
two mirrors kept perpendicular to each other, an incident ray hits the first mirror making an angle of 43 with the plane mirror। मतलब क्या हुआ है, यहां पर एक इंसिडेंट रे हमको हिट की है, तो कौन सी इंसिडेंट रे है, यहां पर देखिए ये इंसिडेंट रे हुई आपकी, ये आपके प्लेन मिरर को कितने डिग्री पे हिट की है, 43 डिग्री पे। दिस हैज हिट एट दी 43 डिग्रीज। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेकंड में को हिट करेगी, और ये जब सेकंड मिरर को हिट करेगी तो वो यही फिर फाइनली रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो एंगल 43 बन रहा है वो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितने बनाएगा, ये एंगल बनाएगा आपका 47, वही 90 माइनस 43 वाली फिलॉसफी के साथ। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना बन जाएगा, 47। कौन से रूल से भाई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाले रूल से। फिर ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा 43। अब ये 90 है, ये 43 है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। इफ नॉट विजिबल, मैं ऊपर बना दे रहा हूं इसको, 47 डिग्रीज आ जाएगा। ओके, तो ये 47 डिग्रीज आपको मिल जाएगी। और फिर आपको फाइनली क्या करना है, इस तरह से इसको रख देना है। तो यहां पर कितनी एंगल बन जाएगी, 43 डिग्री बन जाएगी। फिर यहां पर भी कितनी डिग्री बन जाएगी, 43 डिग्री बन जाएगी। तो ये है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, और उसने कितना एंगल बनाया है हमारे साथ, 43 बनाया है। तो फाइंड द फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है उसकी एंगल कितनी हमारे साथ बनती हुई दिख रही है, 43 डिग्री। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल गो विद 43। क्लियर है ये क्वेश्चन, काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेट यहां पर आपके पास है, ये लीजिए। ये दो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको भी जल्दी जल्दी बना लीजिएगा फटाफट। सेकेंड 43, ओके। यशु सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कौन सा पार्ट यशु, कौन सा? पार्ट बताना, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है, दोबारा से कर देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन सर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि यहां पर जो पार्ट बनी है, जैसे ये इसकी बात करता हूं मैं, तो यहां पर इंसिडेंट रे जो है वो इस तरह से आ रही है। तो यहां पर 47 डिग्री का आपको मतलब समझना है कि यहां पर लिखा हुआ है प्लेन मिरर के साथ, तो ये आपकी प्लेन मिरर है, तो आपको उसके साथ 47 डिग्री मिलेगी। तो आपको जो ऑटोमेटिकली ये वाली एंगल मिलेगी ना, तो वो क्या होगी, 90 माइनस 47 होगी। 90 का रीजन ये है ना, क्योंकि यहां नॉर्मल 90 बनाता है हमेशा, नॉर्मल ऑलवेज सरफेस से 90 होता है यशु। तो ये नॉर्मल 90 माइनस 47, 43 मिल गया। अब जैसे ही मुझे एंगल आई की वैल्यू 43 मिल गई, तो ये एंगल आर है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है, तो ये वाली एंगल आर भी कितनी होगी, 43 से होगी। कौन सी लॉ से हो रही है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दैट इज अ सिमिलर रूल। ओके, और इसमें भी हमने सेम काम किया है। इसमें क्या किया है ना हमने, ये वाली जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक रे लिया है, वो कितने पे हिट कर रहा है, 43। यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इंसिडेंट रे हिट्स द फर्स्ट मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 43 उसने बनाया है विद द प्लेन मिरर। मतलब यहां मिरर है और यहां पर रे है, तो उसके बीच में 43 है। फिर ये 47, फिर ये 47, फिर ये 43, फिर ये 90, फिर ये 47, फिर ये 47, तो ये भी 43। सेम 90 के रूल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को मैं एक तरह से एडवांस करते हुए चल रहा हूं। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर्स कमेंट में लिखते रहिएगा। इसमें हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इस मिरर में देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। 3 मिरर्स आर केप्ट इन सच अ वे दैट वन ऑफ द मिरर्स इज परपेंडिकुलर टू द रिमेनिंग ऑफ 2 मिरर्स। मतलब यहां 3 आईने रखे हुए हैं और तीनों एक मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है, ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है, सामने सिचुएशन है, उसमें एक रे है जिसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 बन रही है। अब देखो यहां पर इंसिडेंस वर्ड लिख के दिया है, ये वर्ड पकड़ना, इंसिडेंस वर्ड लिख के दिया है, इसका मतलब ये नॉर्मल के साथ बनेगा। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होगी वो 30 डिग्री बनेगी। देखो ये आई रे और यहां पर बनी आपकी नॉर्मल, तो यहां से वो रिफ्लेक्ट होगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और फिर यहां पर फाइनली एक और नॉर्मल बनेगी,
फिर यहां से वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो थर्ड मिरर को हिट करेगी, और फिर जिस पॉइंट पे हिट की है वहां पर नॉर्मल बनेगी, और फिर यहां से वो फाइनली रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो बनाना भी खुद में एक चैलेंज है, बनाने से भी आपको क्लियर होती है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होगी। सो यहां पर हम मार्क करेंगे एंगल्स फटाफट थोड़े से। तो यहां पर सबसे पहले हमें दी हुई है ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंसिडेंस 30 डिग्री की है, तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों? यहां पर एंगल आई क्रिएट हो रहा है और यहां पर एंगल आर क्रिएट हो रहा है। फिर ये वाली ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो ये बगल वाली 90 पे सेट है क्योंकि इन्होंने कहा है परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, तो यहां पर 90 यहां पर 60, तो यहां पर ऑटोमेटिकली कितना होगा 30, वही ट्राइंगल प्रॉपर्टी की मदद से। और फिर ये 30, तो ये वाला कितना होगा आपके पास 60। अब जैसे ही आपको दिखेगा ये एंगल आई है, तो ये वाला कितना है, इसके बगल में एंगल आर है, तो ये भी कितनी होगी 60 डिग्री। दिस इज योर एंगल आर। और जैसे ये 60, ये 30, फिर ये 30, फिर ये 90, फिर ये 60 एंड फाइनली फिर ये 30 एंड दिस is also 30. So the final answer or the final reflected ray answer will be 30 degrees. आंसर विल बी 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज है इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल है, 30 60 30 60 इस तरह के पूरे पार्ट्स बनाई दे रहे हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें लोड नहीं है। ठीक है, चलिए ओके 30 30 30 ध्रुवी गोज विथ 30। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राजवीर सिंह 30 40 55 55। ओके ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर 55 है कि एंगल बिटवीन द मिरर्स कितनी होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। 55 55 55। आप लोग भी कमेंट कीजिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दैट इज अ वेरी इजी पार्ट। इसमें हमें क्या देखना है, सुनना। इसमें हमें कहा है टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एक्यूट एंगल, देन इफ अ रे स्ट्राइक्स टू वन ऑफ द मिरर एट एन एंगल ऑफ 35। तो एक काम करते हैं ना, इस पे एक रे ले आते हैं और वो रे कितने डिग्री पे स्ट्राइक करेगी दोस्तों, वो करेगी 35 पे। लेकिन कौन सी, नॉर्मल से बनाएगी या सरफेस से बनाएगी। तो यहां क्वेश्चन में सरफेस ऑफ द मिरर के बारे में बात की हुई है। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर ये जो इंसिडेंट रे आ रही है वो इस सरफेस से 35 डिग्री पर इंक्लाइंड है, एक तरह से ये सिचुएशन है। अब आप यहां पर नॉर्मल बनाओ, तो यहां पर आपने बनाई नॉर्मल और फिर यहां से ये कर गया रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहां से ये कर गया क्या, रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब यहां पढ़ो, देन रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द सेकंड मिरर रिट्रेसिंग इट्स पाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिट्रेसिंग इट्स पाथ। तो रिट्रेसिंग का मतलब होता है कि जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा। मतलब अगर कोई रे है जो इस तरह से वो आई है इस पे, तो वो यहां पर इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ये टकरा करके भी इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, वो ये है कि अगर कोई रे है जो सीधी आई है और सीधी ही चली गई है, तो उसका जो मिरर के साथ एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये पक्की सी बात है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर अगर रे आई है तो वो रिट्रेस करके 90 डिग्री बनाएगी। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये जाते ही वापस अपने साथ आ जाएगा। तो ये 35, तो ये कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 90 माइनस 35, तो कितनी हो गई ये 55। अब ये 55, तो ये भी 55। अब ये 55, तो ये 35। अब ये 35, ये 90, ये एंगल हमें निकालना है, x ले लो और इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि तीनों ट्राइंगल के अंदर हैं। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो x प्लस 55 प्लस 35 मस्ट बी इक्वल टू 180। यहां से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली इट विल गो विथ, सॉरी यहां 90 होगा, मैंने 55 लिख दिया था, 90 होगा। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 55। दिस विल बी द फाइनल आंसर। करेक्ट आंसर है 55। जिन लोगों ने मार्क्स किया है 55 हो चुकी है। सही बात है, सही बात है, गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर, x की वैल्यू कितनी है 55 है। दैट इज अ ओके क्वेश्चन। मतलब इसमें भी क्या है ना, कॉन्सेप्ट एक छोटी सी छुपी हुई है कि ये वाली जो रे होगी वो आएगी इस पे और ये रिट्रेस करेगी। ये रिट्रेस वाली पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, लाइट के और प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द प्लेन मिरर विथ इटसेल्फ। प्लेन मिरर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको सुननी है और ध्यान से नोट डाउन भी करनी है। पहली बात कि सबसे पहले जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो क्या होती है, वर्चुअल होती है।
वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। अभी मैं धीरे धीरे बात बताऊंगा। तो वर्चुअल में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो डाइवर्जिंग होती है। रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी डाइवर्जिंग होगी। अच्छा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग क्लियर कर लो। अगर कोई पॉइंट पे रेज आ रही हैं ऐसे, तो आ रही है तो वो क्या हुई, कन्वर्जिंग हुई, दैट इज योर कन्वर्जिंग। ओके, और ऐसी कभी कोई सिचुएशन हुई कि यहां से पॉइंट से रेज निकल रही हैं, पॉइंट सोचो या ऐसे भी रेज ले सकते हो, पॉइंट से नहीं आ रही होगी, कोई दूर से आ रही होगी, तो भी ये क्या कहलाएगी, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज डू यू मीन बाय डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो अगर वर्चुअल कभी इमेज बने, चाहे वो कोई भी मिरर हो, प्लेन हो, स्फेरिकल हो, उसमें हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग रहेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब जितने दूरी पे मैं खड़ा हूंगा मिरर से, अगर मैं 10 मीटर की गैप पर हूं तो मेरी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर के पीछे 10 मीटर पे बनेगी। बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, जो मिरर है वो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस वाली पॉइंट यहां पर आपको सेकंड पॉइंट में दिख सकती है। ठीक है, थर्ड, यहां पर हम बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां जरूर लिख लीजिएगा इसकी मैग्निफिकेशन 1 होगी। यहां पर मैं मैग्निफिकेशन वाली पार्ट को आगे डील करूंगा धीरे धीरे, बट मैं आपको बता देता हूं, कभी भी मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज बिल्कुल इक्वल है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां पर +1 होती है, और यहां पर अगर आपसे पूछे कोई प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो प्लस इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन में प्लस जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इमेज फॉर्म वर्चुअल होगी। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब कि अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, आप जहां से भी देख लोगे, आपके हिसाब से लेफ्ट, मेरे हिसाब से राइट, तो जो भी मैं अपना उठाऊं उसके विपरीत या उसके अपोजिट आपका इमेज उठाता है। इफ आई रेज माई लेफ्ट हैंड देन इट विल रेज इट्स राइट हैंड, तो वो अपना राइट हैंड उठाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। द इंटरचेंजिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट इज टर्म्ड एज लैटरल इन्वर्जन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी भी कोई इमेज, यहां जो बेसिकली यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हो कैसी रेज निकल रही हैं। हमेशा रेज जो होती है ना वो ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो क्या होंगी, यहां पर जाकर के रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो इस तरह से यहां पर रिफ्लेक्ट होती हैं, और यहां से जो रेज निकलेंगी वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। तो रिफ्लेक्ट होकर के यहां कहीं इमेज बना देगी। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है वहां एक्चुअल में लाइट रे नहीं गई है, दैट इज अपीयरिंग टू बी, और अपीयरिंग टू बी को ही बोलते हैं हम वर्चुअल। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट रेज निकली है, ये रेज निकली है, ये रेज निकली है, वो इधर जा करके ऐसी और ऐसी हो गई है। ठीक है ना, अब देखो इसी को मैं कह रहा हूं डाइवर्जिंग, क्योंकि यहां पर ये जो दोनों रेज है वो इस दोनों डायरेक्शन में जा रहे, कभी मीट नहीं करेंगे। रियल वर्ल्ड में कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में इनको मीट कराया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको वर्चुअल वर्ल्ड में मीट क्यों कराते हैं, ताकि उसकी इमेज बन सके। यहां बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों कराना है। क्यों का जवाब है कि जब कभी रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो रहे हो तो वहां इमेज बनती है। मेरी एक छोटी सी बात भी आपकी एक डेफिनेशन की काम करेगी। यहां पर इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, द point of intersection of the reflected rays either appear to be या really is called image। मतलब असली में इंटरसेक्ट करे या वो appear to इंटरसेक्ट करें, वहां पर आपकी बन जाएगी क्या, इमेज बन जाएगी। अब हम इसे आराम से डील करते हैं। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे। तो इस फिगर में आपको यहां पर इमेज कहां बनती हुई दिखाई देगी, ये जो येलो वाली पार्ट है, दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। और आपको यहां पर में से ग्रीन, ब्लू, रेड, इन तीनों में से आपको पास कोई भी चॉइस है, 2 ब्यूटीफुल रेज आप पिक कर सकते हो। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां से एक सीधी रे लेते हैं तो वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रीट्रेस। ये कौन सी पॉइंट है, रीट्रेस वाली।
लेकिन इसकी बात करोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट कहां हुई है, इस डायरेक्शन में। तो इसकी जो एंगल यहां सपोज करो 30 डिग्रीज बनाई है, तो यहां पर भी कितनी बनाएगी, 30 डिग्रीज बनाएगी। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, इस तरह से फॉलो हुआ है। सेम गोज विद द ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट में भी इस तरह से जा रहा है और इस तरह से जा रहा है। तो यहां पर और यहां पर बिल्कुल 40 डिग्रीज और 40 डिग्रीज वाली सिचुएशन है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। अब आप देख सकते हो ये रे इधर आ रही है, ये रे इधर जा रही है और ये रे इधर आ रही है। ये दोनों रेज कभी रियल वर्ल्ड में मीट नहीं करेंगे, तो इनको हम क्या कराएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में मीट कराएंगे। तो इस ब्लू रे को हम एक्सटेंड करते हैं, इस रेड रे को हम एक्सटेंड करते हैं और इस ग्रीन रे को भी हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये तीनों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन हुआ है वहां पर क्या फॉर्म होगी, एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो आपको हमेशा से जब भी फॉर्मेशन की क्वेश्चन आती है तो आपको हमेशा एक प्लेन मिरर लेना है, उससे दो रेज लेने हैं और दो रेज को यहां पर वापस बिहाइंड कन्वर्ज करा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, यहां पर इमेज मिल जाएगी। अच्छा, जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। अगर ये 5 फुटिया है तो ये भी 5 फुटिया होगा, वो 5 फुट है, ये 6 फुट है, पॉसिबल नहीं है। प्लेन मिरर में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये यहां से मान लो कि 10 मीटर पे खड़ा है तो ये इमेज भी जो है इसकी 10 मीटर पे मिल जाएगी। तो 10 मीटर और 10 मीटर इज द ब्यूटीफुल आंसर, मतलब कि डी और डी, इमेज और ऑब्जेक्ट, मिरर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। ठीक है, तो यहां हम ये सब पॉइंट देख सकते हैं। और यहां आपको दिखाई दे रहा है इसने अपनी राइट हैंड खड़ी करी है बट इमेज ने अपनी लेफ्ट हैंड खड़ी करी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। और अगर एच आई इक्वल टू एच ओ होता है तो उसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है +1। यहां पर 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है, और प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनी सॉर्ट ऑफ गैप, और कोई गैप की जरूरत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि ये क्लियर हो सके। ओके, सो नाउ वी हैव द सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इज क्वाइट ट्रिकी। आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्या होगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार। एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जो 20 सेंटीमीटर पर है। अगर मिरर को हम 2 सेंटीमीटर घसका देते हैं, मिरर को हमने 2 सेंटीमीटर घसका दिया है, तो आपसे सवाल पूछी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज। मतलब जब मिरर बिना घस के उसकी इमेज बना रहा था और जब मिरर घसक करके जो इमेज बना रहा है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज। ये बहुत ही क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन है, आई गिव यू एज अ चैलेंज। आप लोग प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए और आंसर दीजिए। तो आंसर इज 4 4 4 4 4 4। ओके, Aaron goes with 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। और भी लोग जवाब दीजिए भाई, और भी लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। 22 22 डी 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 22 22 डी। अनुरागदीप 4, यशु 4। ओके ओके ओके, और कोई और कोई और कोई, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, ताकि हम लोग और भी कुछ डील से डील कर पाए यहां पर। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। वेदांत इज ऑल्सो गिवन 4 सेंटीमीटर। अच्छा, वेदांत भी ज्वाइन किया हुआ, वेरी गुड। सभी लोग जुड़ जाओ भाई, सभी लोग जुड़ जाओ। आंसर वगैरह दोगे तो बहुत ही क्लियर रहोगे। शुभम कुमार, हेलो सर। हेलो हेलो शुभम, हेलो। चलिए 22 22 22। ध्रुवी हैज आल्सो गिवन द आंसर 4। तो नाउ लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहां देखना होगा कि यहां पर ऑब्जेक्ट की कहानी क्या है। तो आप एक ऑब्जेक्ट को सिंपल एक एरो मान सकते हो। तो यहां मैं एक एरो मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वो एरो यहां पर 20 सेंटीमीटर पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं इसको 1 सेकंड में हाईलाइट कर देता हूं, रुक जाओ।
ये हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, इसकी जो इमेज बनेगी पीछे वो भी 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। मतलब अगर मैं इसी पूरी सिचुएशन को यहां पर वापस से बना देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम टू सेम यहां पर इमेज फॉर्म होगी। दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉट। अब यहां पर एक ट्विस्ट है कि जब हमने मिरर को 2 सेंटीमीटर से घसकाया है तो ये वाली जो पार्ट है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर से घसका है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, मतलब ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल नीचे है, देख सकते हो यहां पर है एकदम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सटीक नीचे। तो अब यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ये वाली पार्ट, दिस विल बी हाउ मच 18 सेंटीमीटर। कैसे हुई, ये 20 थी, 2 घसकाया 18 हो गया। अब जो इसकी इमेज बनेगी वो भी 18 पे बनेगी, मतलब यहां जो इसकी इमेज होगी वो भी कितने पे बनेगी, 18 पे बनेगी। दिस इज ऑल्सो 18 सेंटीमीटर की गैप। अब आप इस चीज को ध्यान से समझना कि हमें क्या निकालना है कि ये जो ओरिजिनल इमेज थी, दिस इज द ओरिजिनल इमेज, और ये क्या है हमारे पास, फाइनल इमेज। तो हमें निकालना है इन दोनों के बीच की गैप। मतलब हमें एक तरह से समझो, ये मैं यहां पर डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, ये गैप हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनल और फाइनल के बीच में क्या गैप है। तो अगर मैं इस गैप को 2 मिनट के लिए x ले लेता हूं तो आपको एक इक्वेशन यहां से बनती हुई क्या दिखाई दे रही है कि ये 2, फिर ये पूरी कितनी हो गई 18, और ये पूरी कितनी है x। समझ में आ रही है ना, ये पूरी कितनी है, ये पूरी 18 और ये पूरी x। तो आप यहां से लिख सकते हो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर यहां से यहां कितनी गैप हो गई है, तो आप देख सकते हो यहां से यहां तक कितना है 2, और यहां से यहां तक कितना है 20। तो द कंप्लीट लेंथ विल बी 22। सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर आता है 4 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट आंसर इज 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, बहुत लोग आंसर भी दे रहे थे। अब क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा रखे हैं तो आप लोग बता दे रहे हो, वरना मोस्ट ऑफ द कॉमन आंसर्स आइदर 22 या 2 आते हैं। तो यहां पर 2 वाली फंडा थोड़ा सा क्लियर, क्लेवर, ट्रिकी याद रखना। ओके चलो एक बार देख लो, कभी किसी को कोई डाउट तो वो एक बार बता सकते हैं। श्रेया, शाश्वत, दे ऑल हैव गिवन आंसर 4। वेरी गुड, वेरी गुड, एंगेजमेंट रखे रहना। एंड लेट्स मूव टू द पार्ट, अब मजा आने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में बहुत डेप्थ में जाऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा, कैसे पकड़ना है मैग्निफिकेशन, और क्वेश्चन को पढ़ते ही भाप कैसे लेना है कि कौन सी केस है, कौन सी केस है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके सो अभी बेसिक्स चलेंगे स्फेरिकल्स के और बहुत ही मजेदार चलेंगे। आप लोग प्लीज अटेंटिव रहिएगा। कोई भी छोटी सी पॉइंट जो आप लोग को लगती है कि इंपॉर्टेंट है या मेरे कहने से वो इंपॉर्टेंस लगती है तो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करो कि मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाओ यहां पर, ठीक है। एनीवन, नो डाउट्स? ओके चलो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हमारे पास क्या पार्ट है, देखिए। एक जो स्फेयर टाइप की मिरर होती है उसकी एक हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है जिसे हम कहते हैं सी से मार्क करते हैं, कैपिटल सी होता है। और एक जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की डिस्टेंस होगी उसे हम आर कहते हैं, वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब हर एक स्फेरिकल मिरर की एक सेंटर भी होगी और एक रेडियस भी होगी। सिर्फ चीजों को ध्यान से सुनना और उसके बाद डाउट जरूर पूछना। अगर हम इसे यहां से कट कर देते हैं तो यहां से जो ये पार्ट हमें दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो दिस पार्ट कैन बी टेकन आउट। मतलब समझो हमने इसको 2 लेयर्स में काट दिए, तो ये जो पार्ट आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है वो मैंने आपको यहां निकाल करके रख दिया है। ये देख रहे हो ना, दिस कर्व्ड पार्ट इज द सेम। और हमने क्या किया है, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया है। अगर ये आप बना रहे हो तो ये इसका मतलब होता है पॉलिशिंग, और पॉलिशिंग से अगर आप कोई भी रे लाओगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं कि कोई भी रिफ्लेक्शन इधर से पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमने पॉलिश इस साइड पे किया है तो रिफ्लेक्शन जो होगी वो सिर्फ इसी साइड से अवर होगी। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स एंड रिफ्लेक्टिंग आउट
आउटर सरफेस इज बल्ज्ड, मतलब पॉलिश्ड। तो ये जो है वो बल्ज्ड पार्ट है, ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स बल्ज्ड है। बट यहां वाली जो मिरर है वो आपको यहां पर ऑब्टेन होगी एंड दिस विल बी कॉल्ड इन दिस शेप। और उसमें हम बाहर वाली को पॉलिश नहीं करेंगे वरना वो सेम बन जाएगा, इसे हम अंदर वाली पॉलिश करेंगे। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दिस इज कन्वेक्स मिरर, और ये होता है कौन सा, कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स और कनकेव ये दो ऐसे स्पेशल मिरर्स है ना जिनको आपको एकदम लाइन टू लाइन याद रखना पड़ता है। कौन सा, जैसे अगर आपने बोला कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होगा, जिसकी आउटर साइड जो होगी, मतलब जो ये वाली पार्ट होगी, वो आउटर साइड पे पॉलिश्ड नहीं होगा, अंदर में पॉलिश्ड होगा, बाहर में पॉलिश्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कनकेव की बात करो तो अंदर में पॉलिश्ड नहीं है, बाहर में पॉलिश्ड है। ठीक है, तो यहां पर इनर रिफ्लेक्टिंग, आउटर नॉन रिफ्लेक्टिंग, यहां पर इनर नॉन रिफ्लेक्टिंग, आउटर रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अच्छा, ये जो मिरर मैंने ड्रॉ की है ये कौन सी मिरर काउंटर होगी, दिस वन विल बी विच मिरर, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कौन सी मिरर काउंटर होगी। ओके, ये कौन सी मिरर काउंटर होगी। शाश्वत 88.8% आया सर 10th में, वेरी गुड शाश्वत, बढ़िया बात है यार, और मेहनत करते रहो। बताइए आप लोग कौन सी मिरर है ये, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव। तो भाई अगर यहां पर देखा जाए तो लाइट रेज जो होगी वो इस तरफ से आएगी, तो इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, और यहां पर केव बनती हुई दिखाई दे रही है, मतलब यहां आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है। यहां पर भी आप देख सकते हैं आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है, लेकिन यहां की जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर। ये कौन सी मिरर है, कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स बिल्कुल क्लियर रखना है, इसकी केव लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए ये कॉन्केव कहलाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव के अंदर और कन्वेक्स के अंदर आपके पास कुछ स्मॉल डिफरेंसेस हैं, उन स्मॉल डिफरेंसेस को मार्क करके जरूर रखिएगा। पहला डिफरेंस, यहां पर जो भी सेट ऑफ पैरेलल रेज आएगा वो हमेशा एक पॉइंट पर डायरेक्ट होगा और उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। मतलब अगर सारी पैरेलल रेज इधर से आएंगी लेकिन किस पे, उस पे, वो कनकेव है उस पे, तो उसमें क्या होगा ना, वो यहां पर आते ही एक पॉइंट पे मीट करेगी। कैसे मीट करेगी, एक बार इस फोटो को देख लीजिए, ये आपके पास दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है ना, सारी पैरेलल रेज इधर से आ रही हैं, तो वो सारी पैरेलल रेज आ करके एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। मतलब ये ऐसे टकराएगा, ये ऐसे टकराएगा, ये सब टकरा करके एक पॉइंट पे मीट कर जाएगी। और इसी पॉइंट को, स्पेशल पॉइंट जो होता है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन ही यही है, द पॉइंट वेयर ऑल द सेट ऑफ पैरेलल रेज converge, appear to converge or actually converge is called the principal focus। तो यहां पर असली में मीट होती है, मतलब ये सब रिफ्लेक्ट होकर के रियल मीटिंग करते हैं। लेकिन यहां इस केस में आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने यहां पर एक रेज लिए हैं तो ये रेज यहां पर आते ही रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में होते हैं, ये सब इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं। याद रखना ये जो है इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग कौन से मिरर से आता है, कन्वेक्स। इसीलिए कन्वेक्स को आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, डाइवर्जिंग। और वही कनकेव में क्या है, सारे रेज आके कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, विच इज बाय नेचर कन्वर्जिंग। दिस इज बाय नेचर कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए। फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, क्यों, क्योंकि ये रेज तो यहां जा रही है ना, ये लोग कभी मीट करेंगे नहीं करेंगे, तो बाय प्लेन मिरर थ्योरी हम इनको पीछे मीट कराएंगे, मतलब ये लोग अपीयर टू मीट करेंगे। इसे ध्यान से सुनना, दे विल अपीयर टू मीट, एंड दे विल अपीयर टू मीट वेयर, बिहाइंड द मिरर, मतलब इस पॉइंट पे बिहाइंड द मिरर ये लोग दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं दैट इज द प्रिंसिपल फोकस, और वो फोकस क्या होगा, वर्चुअल होगा।
क्योंकि यहां पर असली मीटिंग नहीं हुई है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब डाइवर्जिंग है, तो फोकस भी क्या होगी, वर्चुअल होगी। सिर्फ इमेज रियल और वर्चुअल नहीं होती है, फोकस भी रियल और वर्चुअल होती है। तो यहां पर भी जो फोकस है वो रियल पे काउंटर होगी, यहां रियल है यहां वर्चुअल है। और देख सकते हो यहां पर हमने फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है और यहां पर हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो फंडा है वो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से क्लियर हो जाएगी। साइन कन्वेंशन भी हम आगे डील करेंगे, अभी बस आपको याद रखना है कॉनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स की फोकस वर्चुअल है, वर्चुअल में पॉजिटिव रहेगा, और फोकस की कनकेव मिरर की रियल है, रियल में नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर फोटो भी आपको बहुत अच्छी से क्लियर है। नेक्स्ट वी गो ऑन टू दी टर्म्स। जो टर्म्स हमारे पास होती हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करने के लिए, ये टर्म्स बाय डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इस टर्म्स को मैं एक बार डील कर लेता हूं। सुनिए टर्म्स क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब आपको यहां पर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई दे रही है ना, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ये जो यहां से यहां तक मैं यहां शेड कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और उसकी जो सेंटर होती है, मतलब ये पिंक लाइन की जो सेंटर है उसे हम कहते हैं पोल, दिस इज कॉल्ड पोल। तो जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड है या कर्वेचर है उसे कहते हैं। तो कर्वेचर की जो सेंट्रल पॉइंट होती है उसे हम डिफाइन करते हैं पोल। तो बाय डेफिनेशन यही है। और पोल कैसे मार्क करना है दोस्तों आपको, पी लेटर से। यहां देख सकते हो ये आपके पास क्या है, दिस इज द कन्वेक्स पार्ट, और कन्वेक्स पार्ट का मिडिल पे पोल है। और यहां पर क्या है, कनकेव पार्ट, तो कनकेव पार्ट के मिडिल में भी यहां क्या है, पोल है। तो पोल इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है दोस्तों। स्फेरिकल मिरर की सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि अगर ये मैं देखूं तो ये किसी स्फेरिकल मिरर से आया होगा, ये वाली मिरर से आप देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम दिस मिरर। तो उस स्फेरिकल मिरर की यहां पर क्या होगी, या समझो यहीं पर ये वाली जो पॉइंट होगी बीच में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। देखो फिगर में मत जाना, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं। आपको लग रहा होगा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल नहीं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर कर लो, फिगर पे मत जाना, मैं कह रहा हूं, बस वर्ड्स को ध्यान से सुनो। अब इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्लियर है हमें कि जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लेकर बाउंड्री तक उसे हम कहेंगे क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम सी कैसे मार्क करेंगे, ऐसे देखो ये पोल है, ये आपके पास सी है, तो यहां जो पॉइंट सी है और यहां जो पॉइंट पी है उसके बीच में डिस्टेंस मार्क होगा कितना, R. This is called R and R stands for radius of curvature. Same goes with the convex. इसमें भी पोल और C के बीच में हमें R मार्क करना है, that is your radius of curvature. Okay? मार्किंग ऐसे ही आपको हमेशा करनी है। मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि रे डायग्राम को बिल्कुल परफेक्टली कैसे बनाया जाता है। हालांकि मेरी हाथ उतनी मतलब बैठी हुई नहीं है स्मार्ट बोर्ड पे, बट कॉपीज में आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच में डिस्टेंस R होती है। यहां पर भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस R होती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जो लाइन जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ये दोनों मिलेंगे उसी को बाय डेफिनेशन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हम देख सकते हैं दैट दिस डॉटेड लाइन जो यहां मार्क की हुई है, यहां पर भी जो ये ग्रीन डॉटेड लाइन मार्क की हुई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही है। तो ये ग्रीन लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेड लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब किसी का डाउट आता है सर ऐसे मिरर हो सकता है क्या, ये दिस इज द मिरर, तो यहां पर एक पॉइंट पी पोल है और यहां पर ये लाइन है और यहां पर सी है। अब C और P से पास हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोल सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन होगी सर, तो जो C और P से पास होगी ये लाइन होगी, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो डिपेंड करता है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ही होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे। तो ये हुई। अब हमें प्रिंसिपल फोकस पढ़ना है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, सिर्फ एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां सारे पैरेलल रेज या तो मीट करेंगे या तो अपीयर टू मीट करेंगे। पूरी बात सुन लिए हो, या तो मीट करेंगे या तो अपीयर टू मीट करेंगे। मीट कहां करेंगे, यहां पर मीट करेंगे। अगर मैं यहां पर से कुछ पैरेलल रेज लेके आता हूं, ये देखो आया, तो ये कौन सी मिरर है दोस्तों, कॉनकेव है। कॉनकेव क्या होती है हमारे पास,
कॉन्वर्जिंग। तो ये क्या करेगी, सारी रेज को मीट करा देगी, और जिस पॉइंट पे ये मीट कराएगी उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल है, लेकिन यहां पर वर्चुअल है, क्योंकि यहां पर जैसे ही यहां पर रेज आएंगी वो सब डाइवर्ज होगी। दीज ऑल रेज विल डाइवर्ज। तो डाइवर्ज होने के कारण ये दे विल अपीयर टू मीट। क्लियर है? आई थिंक आई हैव मेड दिस क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है दोस्तों? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ मतलब फोकस एंड पी, जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है वो। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर फोकस है और यहां पर पोल है, तो ये फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ इसे कहेंगे। और यहां पर जो ये पोल है और ये फोकस है, ये जो लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी होगी, वो लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये राइट साइड पे है। जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं दोस्तों। R इज इक्वल टू 2f वाली सिचुएशन है। इसमें हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी आपकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होती है, कौन सी रिलेशन होती है? कि रेडियस और फोकल लेंथ एक दूसरे के डबल में होते हैं। मतलब अगर फोकल लेंथ का डबल कर दो तो रेडियस आ जाएगा। और कैसे आएगा? एक सिचुएशन देता हूं। यहां पर किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? आप कमेंट में बता सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन से बताता हूं। तो अगर मेरे पास ये है उसकी मिरर, ठीक है, कोई भी मिरर हो, कनकेव में बना रहा हूं जरूरी नहीं है, उसमें क्या होता है कि यहां पर अगर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट मार्क होगी यहां पोल तक, उसे हम क्या कहते हैं? 20। और वही 20 क्या है? आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये 20 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर आप यहां पर R की वैल्यू 20 रखोगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, तो आपके पास R इज इक्वल टू 2f करने से f की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 डिवाइडेड बाई 2। आंसर इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चल रही है। क्या? कि जब हम लोग 10 सेंटीमीटर मार्क करेंगे तो वो बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब यहां पर कहीं बीच में आएगा। दिस पॉइंट, ये हुआ F का। तो यहां पर हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करनी है। जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा या आप अपने कॉपी से बनाओगे, तो कोशिश करना है हैंड्स से आपकी जो पोजीशन है वो F की C और P के बीच में होनी चाहिए। मतलब F जो है वो बिल्कुल मिडिल में होगा C और P से। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि F इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड P। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में बता रहा हूं। F इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड P, मतलब बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे। फोकल लेंथ अगर 20 होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी? 40 होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुरंत कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ये रूल से हो जाएगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये समझ में भी आता है। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, बनाने टाइम ये काफी हेल्प होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द पार्ट। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने से ड्रॉ कीजिए कॉपी में, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। और अब इस पार्ट में ड्रॉइंग तो मैं चेक नहीं कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। मैं ड्रॉ करूंगा और आप चेक कर लीजिएगा दैट इज करेक्ट और नॉट। See, these are some questions which are not given in book. जस्ट मैं लाया हूं इसलिए ताकि आपको जो है ना क्लियर हो सके कि ड्राइंग कैसे करनी है। ड्राइंग को भी बहुत मैटर करना है। What is principal focus? Please explain. प्रिंसिपल फोकस उज्जवल एक पॉइंट होती है जब कोई पैरेलल रेज आती है किसी भी मिरर पे, चाहे वो स्फेरिकल हो, प्लेन हो या कॉन्वेक्स हो, तो उस पे हमें क्या होता है कि सारी पॉइंट कन्वर्ज होते हुए दिखाई देगी। तो वो सारी पॉइंट जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी ना, वो पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अदरवाइज आप जाके पीछे 10 सेकंड सुन भी सकते हो। दैट इज अ पार्ट, गुड पार्ट ऑफ ऑनलाइन। सर क्या आप नोट्स दे सकते हैं इस चैप्टर का? बिल्कुल मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? 10 o'clock तक चल सकती है, हो सकती है 10 मिनट ज्यादा भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बी सीरियस विथ स्टडी, बी सीरियस विथ स्टडी, तभी क्या होगा आप लोग को क्लियर रहेगा। चलिए लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। हमने अब यहां पर टाइम दे चुकी है। ड्रॉ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर कॉनकेव बना रहा हूं। ये हुई आपकी कॉनकेव, और उस कॉनकेव के अंदर
हमारे पास क्या है, मार्क करना है f एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर जो पॉइंट है वो P है, और यहां पर जो है वो F है, और ये F यहां से कितनी है, 18 सेंटीमीटर पे है। तो आप बता सकते हो F की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ। स्मॉल f किसको डिनोट करता है, फोकल लेंथ को, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, जो कि हो गई 18 सेंटीमीटर। लेकिन आप कनकेव में डील कर रहे हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। और फिर यही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डील करेंगे, मतलब r की वैल्यू डील करेंगे, तो वो कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब 2 टाइम्स -18। आंसर कितनी आएगी, -36 सेंटीमीटर। आंसर विल बी -36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लोग यहां 36 भी लिख रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज यहां -36 लिखना काफी जरूरी है। लेकिन एक और बात मैं समझा दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, आप लोग साइड बुक्स में देखे हो कि ऐसा आंसर रहता है, सर 36 सेंटीमीटर ही तो लिखा था, माइनस तो उन्होंने लिखा ही नहीं था, लेकिन ये लिख के दिया था 36 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड। तो ये भी लिखना सीख लो दोस्तों। अगर ये लिख के दे रहे हो टीचर को, तो इसका मतलब ही है, लेफ्ट साइड का मतलब ही है कि नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, तो ये लिख के दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये लिख के दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका मतलब ही उल्टा हो जाएगा। तो ये लिखना भी सीख लो, 36 सेंटीमीटर ऑन लेफ्ट साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रॉ कन्वेव एज वेल एज कन्वेक्स, मार्क सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑल्सो लेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस। मतलब तीनों चीजें लेबल करनी है और आपको तीनों चीज बतानी है। ठीक है, चलिए इसके अंदर मैं एक और पार्ट ऐड कर दे रहा हूं। आप इस मिरर की मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं आपसे साइड में पूछ रहा हूं, व्हाट इज कैपिटल R ऑफ प्लेन मिरर? What is capital R of plane mirror? What is capital R of plane mirror? मतलब what is the radius of curvature of plane mirror? कितनी होगी radius of curvature? देखता हूं, this is a challenger for everyone. What is the radius of curvature of plane mirror? कितनी होगी? चलिए आंसर्स आंसर्स आंसर्स, क्या आंसर होगी इसकी? व्हाट इज द फोकल लेंथ या व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? एनीवन? इसको तो आप लोग ड्रॉ कर लिए होगे, ये इजी पार्ट है, ये इजी है। ओके, ये इजी है। एनीवन, एनी आंसर? चलिए, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव। तो यहां पर क्या है, हमारे ड्रॉ करना है कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव। तो पीछे वाले में भी कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव था, मैंने कन्वेक्स बनाया है, कनकेव बनाया है, आप कॉन्वेक्स अपने से बना लेना, या चलो मैं इसमें कॉन्वेक्स में बताता हूं, ताकि क्या होगा, कॉन्वेक्स भी एक बार क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गई, जिसमें हम देख सकते हैं बाहर की साइड जो है वो पॉलिश्ड नहीं है। तो इसमें क्या करना है ना, सी मार्क करना है। तो आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो और उसमें यहां पर सी मार्क करो, और ये जो सी है वो यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर पे होती है। फिर इसके बीच में क्या होता है, एफ होता है, और जो ये सेंट्रल पार्ट है उसके मिडिल पॉइंट पे कौन होगा, पी होगा। अब ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ, और वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख सकते हो हम राइट में हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे तो वो आएगी +20, और फोकल लेंथ लोगे तो वो आएगी +10। प्लस का रीजन क्या है, हम पोल के राइट साइड पे हैं। अगर अभी आपको कार्टेशियन के बारे में नहीं पता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, राइट के साइड पे पॉजिटिव रहना है, पोल के राइट साइड पे पॉजिटिव रहना है, पोल के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रहना है। ओके, तो व्हाट इज द आर ऑफ प्लेन मिरर? एनीवन? व्हाट इज द आर ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर?
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनुराग हैज आंसर इनफाइनाइट एंड दैट इज द करेक्ट। इनफाइनाइट इज द प्लेन मिरर का आंसर, क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान दो कि एक प्लेन मिरर पे जब भी हम रेज लेते हैं जो कि पैरेलल आएंगी, तो वो पैरेलल रेज वापस रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही जाएंगी। तो पैरेलल ही जाएंगी तो वो कहां मीट करेंगी? तो वो कहीं नहीं मीट करेंगी। तो कहीं नहीं मीट करने का ही आंसर एक तरह से इंफिनिटी होता है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि यस इट विल नॉट मीट, बट ऐसा लिखा जाता है कि दे विल मीट बट एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम अस। तो वो वेरी फार डिस्टेंस क्या होती है? इंफिनिटी। और यहीं से आपकी शुरुआत हुई थी इंफिनिटी की, कि जब हम फिजिक्स में लिखेंगे कि व्हाट इज इंफिनिटी, तो हमें इमेज डिस्टेंस को उस तरह से डील करना है। चलिए, तो आप रूल्स ऑफ रे डायग्राम पे ध्यान देते हैं। दिस विल बी दी पार्ट विद अस। तो रूल्स ऑफ रे डायग्राम ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले जो बेसिक रूल पहली है वो क्या है कि अगर कोई भी रे है जो पैरेलल आ रही है, लेकिन किससे पैरेलल आ रही है? वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। याद रखना, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, उससे पैरेलल आ रही है। तो वो रूल कहती है कि ये रे रिफ्लेक्ट होकर के इससे पास करेगी। किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास करेगी। अगर यही रे को हम नीचे बना देते हैं इस तरीके से, तो ये रे कैसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो यहां से एक पैरेलल रे आई तो वो फोकस से पास करेगी, नीचे से आई तो भी वो फोकस से पास करेगी। और यही चीज कन्वेक्स में कैसे होता है? तो अगर कोई रे आई तो वो पैरेलल आ रही है, किससे आ रही है? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से। तो वो पास नहीं करेगी, वो उस पॉइंट से डाइवर्ज करेगी, वो इस पॉइंट से डाइवर्ज करती जाएगी और ऐसा लगेगा अपीयरिंग टू पास सिचुएशन है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? द पैरेलल रे टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू डाइवर्ज या विल अपीयर टू कम फ्रॉम एफ, और उसे ही हम कहते हैं डाइवर्ज। दे विल come from F, appear to come from F and they will diverge। तो ये डाइवर्जिंग सिचुएशन है। अगर आप नीचे भी एक रे बनाते हो तो यहां पर से ये क्या होगी? ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो डाइवर्जिंग मिरर अपीयर टू भी होगा, कन्वर्जिंग मिरर एक्चुअल होगा। ये है आपकी रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए तो वो पास करेगा फोकस से। वाइसे वर्सा दूसरी रूल क्या है कि अगर कोई भी पास करेगा फोकस से, मतलब बिल्कुल ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो वो फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल चला जाएगा, वो फोकस से पास करेगा तो वो पैरेलल चला जाएगा। और यहां पर क्या है? अगर वो फोकस की तरफ आ रहा था मतलब वो जा नहीं पाएगा, लेकिन इसे ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। तो अगर कोई डायरेक्ट की गई है फोकस पर तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहां से वो इस डायरेक्शन में पैरेलल चली जाएगी इस तरीके से। सो दिस इज द आंसर। तो अगर कोई भी रे है जो बिल्कुल पास कर रही है फोकस से तो वो इस तरीके से जाएगी। मान लो मैंने एक रे लिया है, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पर मैं एक रे इस तरीके से ले लेता हूं, तो ये इधर गई है तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, डॉटेड लाइन के। यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इससे एक रे इधर ले लेता हूं, ये दिस इज द रे, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स। बहुत ही इजी रूल्स है। अगर कोई फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल आएगा। ओके, चलिए, तो आप मुझे बताइएगा क्या ये डायग्राम सही है या नहीं। क्वेश्चन है करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन है करेक्ट और नॉट। डायग्राम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। Correct or not? Answer this. Correct or not? Correct or not? What do you think about it? Correct or not? क्या लगता है? सही है? सही है? नो सर, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। आ गए आंसर्स? नॉट करेक्ट। चलो भाई, अब मुझे बताओ यहां पर इम्प्रॉपर गलत क्या है? गलत क्या है? गलती क्या है इसमें?
passes through focus. चलो वेरी गुड, अनुराग है आंसर्ड. यहां पर ये पॉइंट गलत है, ये सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो रे होगी वो पास करेगी एफ से, ना कि सी से. तो यहां पर ये पॉइंट सी नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट एक्चुअली में एफ होना चाहिए. दिस पॉइंट मस्ट बी एफ, तब जाके ये क्लियर रहेगा. ओके, सो दिस वन विल बी अ वेरी इजी डायग्राम टू मेमोराइज और बाकी समझने के लिए. चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, अगर सी से पास होगी तो वो सी से बिल्कुल क्या होगी, वापस रिट्रेस करेगी. और इस बार 2 साल या आई थिंक 1 ईयर बैक की क्वेश्चन है कि ये क्यों करेगी. क्वेश्चन है ये क्यों करेगी. अब आप क्या जवाब दोगे कि सर हमने तो सर ने पढ़ाया था कि ये ऐसी होती है तो बस ये ऐसे होता है. क्यों करेगी, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. और ये है रिट्रेसिंग इट्स पाथ. तो रिट्रेसिंग का रीजन क्या है दोस्तों, यहां पर कि ये पार्ट जब हम इस पॉइंट पे एक प्लेन मिरर समझेंगे, यहां देखना मैं जो यहां मार्क कर रहा हूं इस पे बहुत ध्यान देना. ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है ना, समझो दैट इज अ प्लेन मिरर. तो अगर कोई प्लेन मिरर पे एकदम 90 डिग्री पे हिट होता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट होता है, तो क्या होता है, वो रिट्रेस होता है. यही तो आज हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन के जरिए कि अगर कोई 90 डिग्री पे हिट करे बिल्कुल सीधी प्लेन मिरर पर, तो वो वापस से रिट्रेस होगा. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे रिट्रेस क्यों हो जाता है, तो रिट्रेस का रीजन होगा दैट एट दिस पॉइंट the ray makes 90 degree with the tangent. This is called the tangent. तो यहां पर टेंजेंट के साथ उसकी 90 डिग्री की सिचुएशन है, तो वो रिट्रेस करते हुए जाएगी. ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट आंसर. तो अगर कोई भी रे सी से पास कर रही है तो यहां पर भी वो सी से पास करेगी तो वो वापस से ऐसी आ जाएगी, और यहां पर भी वो सी से पास करेगी तो वापस से ऐसी चली जाएगी. आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. इसमें भी सेम सिचुएशन है दोस्तों, वो आ ऐसे रही है बट आ नहीं पाएगी आगे, वो वापस से ऐसी चली जाएगी. दिस विल बी, और यहां से भी वो आ रही है लेकिन वो आ नहीं पाएगी, फाइनली वो वापस रिट्रेस हो जाएगी. तो दिस इज द पार्ट्स. ओके, अच्छा यहां पर भी ये एक सवाल उठता है कि सर ये रे जो हमने इंसिडेंट रे ली थी और यहां पर हमने रिफ्लेक्टेड रे ली थी, तो क्या इन दोनों में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो हो रहा है? क्या इन दोनों रेज में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो हो रहा है, या ये सिचुएशन बिल्कुल सही है? क्या आप बता सकते हैं दैट दिस इज द करेक्ट आंसर और नॉट? ठीक है, बताइए, इज इट करेक्ट और नॉट? क्या यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो हो रहा है? गिव मी अ सेकंड दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट. हो रहा है दो इट इज कनकेव और कन्वेक्स. तो राजवीर का आंसर यस सर, यस सर, यस सर. क्वेश्चन मैं यहां थ्योरेटिकल तो करा नहीं पा रहा हूं, बट एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि आप यहां प्रूव कर सकते हो कि यहां एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है. ये भी सीख लो. हमें क्या करना है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाना है और वो प्लेन मिरर जैसा बनाना है. तो यहां पर जो नॉर्मल बनेगी वो इस तरह से होगी. तो यहां जो नॉर्मल होगी ना, वो बिल्कुल यहां पर सी से पास करेगी. मतलब कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो नॉर्मल सी से पास करेगी, और वो बिल्कुल यहां पर एंगल आई और एंगल आर की परफेक्ट सिचुएशन है.
समझ गए? तो दो हम लोग पढ़ तो रहे हैं स्फेरिकल मिरर, बट इसमें फॉलो कौन सी रूल हो रही है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप इसको प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं कौन सा? अगर कोई रे है जो पोल पे बिल्कुल सीधी आई है, मतलब इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे? एंगल एक्स पे, मतलब कुछ वैल्यू होगी 60 30 40 इस टाइप की, तो वो बिल्कुल सेम एंगल बना के जाएगी, यहां पर एक्स बना के जाएगी। मतलब यहां कौन सा एंगल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो अगर कोई पॉइंट पोल पे इंसिडेंट है तो वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से परफेक्टली इक्वल एंगल्स बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी द सेम एंगल्स विल बी क्रिएटेड। क्लियर है? तो ये बिल्कुल हमारे पास परफेक्ट सिचुएशन है। चार रूल्स हमने पढ़े, चारों रूल्स को हम अभी रिगरस अप्लाई करेंगे। इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। पहली आपके पास है, पहले तो ये करो, कंप्लीट द रे डायग्राम। डोंट डू इट इन योर कॉपी। हम लोग आप लोग इसको कॉपी में जरूर कीजिएगा, बस मैं इसको मार्क करूंगा, परफेक्टली ड्रॉ कर लीजिएगा। रेज की डायरेक्शन देख सकते हो, यहां जिस भी डायरेक्शन में एरो दिखेगी वो डायरेक्शन आपको मार्क लेनी है हमेशा। ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये वाली पैरेलल आ रही है, बिल्कुल किससे पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से। और ये वाली भी बिल्कुल परफेक्टली पैरेलल आ रही है, ये भी किससे पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो मार्क कीजिएगा जरा कैसे ये लोग सब रिफ्लेक्ट होंगे। अनुष्का ने लिखा है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस अनुष्का होता है कि जो लाइन किससे पास हो, एक तो सेंटर पोल से पास हो और एक जो ये पॉइंट है सी उससे पास हो। ये दोनों से पास होने वाली जो लाइन होती है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर्स का डिफाइन होता है कि जो पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगे उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। ए पासेस थ्रू एफ, ए पासेस थ्रू एफ, इस पार्ट में पास करेगा एफ से। चलो वेरी गुड, इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, वेरी गुड। तो यहां पर यशु ने करेक्ट आंसर दिया है। यहां पर क्या होगा? ये इस तरह से पास करेगा और ये जो पॉइंट है दैट विल बी एफ, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है तो पासिंग थ्रू एफ जाएगी। ठीक है, बी नंबर का जवाब दो। बी पैरेलल आ रही है तो ये कैसे पास करेगी? पैरेलल आ रही है तो ये कैसे पास करेगी? बी पासेस थ्रू एफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो सर, आई एम न्यू इन स्ट्रीम। रितेश, चलो ज्वाइन कर लिए हो, अभी तो हम लोग एंड करने वाले हैं, बट बी रेगुलर विद द नेक्स्ट लेक्चर्स। अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे इनके। तो ये हो गया आपका पॉइंट एफ, ये हो गया आपका पॉइंट एफ। ठीक है, सी पे बात करो। सी पे, सी पे कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सी पे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी लोग भी जवाब दो भाई, तुम लोग क्यों वेट कर रहे हो? सी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और डी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो वेरी गुड, ये सी और डी इन्होंने सही जवाब दिया है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली सिचुएशन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ये भी आप लोग कर लीजिएगा। सो लेट्स ट्राई दीस सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये बढ़िया मजेदार है, ये आप लोग ट्राई कीजिए। तो इसके अंदर कैसे बनेगा? ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए। ध्रुवी, ए रिट्रेस, ए रिट्रेस, ए रिट्रेस। ओके, ए रूट रिट्रेस। ध्रुवी के जवाब से ए जो है वो रिट्रेस करेगी। अनुराग ने कहा है सी पासेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। सी पे पासेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। आर यू श्योर? ये वाली कंडीशन पे मुझे तो नहीं लग रहा है। सी पासेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ए रिट्रेस, ए रिफ्लेक्ट्स बैक इन सेम डायरेक्शन। ओके ओके ओके। यशु, बी रिफ्लेक्ट्स बैक इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये बी वाले सिचुएशन पे यहां पर अगर इस तरह से आ रही है तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओके
ओके ओके ओके, ए रिट्रेस, अनुराग सही बोल रहे हो, ए रिट्रेस ए रिट्रेस। बाकी लोग भी जवाब दो गधों, तुम लोग क्यों वेट कर रहे हो? आंसर 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 करते रहिए, थोड़ा इंगेजमेंट रहेगा तो उससे अच्छा रहेगा। यू कैन ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स। और जो डाउट होता है ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा पूछने से, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं आपके डाउट क्लियर करने को हूं। आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट होती है कि सर छोटी से छोटी डाउट हो जाती है, तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है? पूछते रहो, कीप ऑन आस्किंग। Vedant has answered C. Angle of incidence of and angle of reflection is equal. B. Make equal angle. B. Getting reflected. Very good. चलो अब सही आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेदांत ने पूरा अच्छा से डिफाइन करके लिखा है। यशु, D reflects back in same direction. D reflects back in same direction. Very good. आस्था ने कहा है B retrace. B retrace करेगा। चलिए F से राजवीर ने कहा है सी का एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। सी का एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। चलिए लेट्स डिस्कस दी आंसर्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपकी बिल्कुल सही जवाब है कि ये क्या कर जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कंडीशन है क्योंकि सी से पास कर रहा है तो सी से वापस रिट्रेस करेगा। रूल ही यही है दोस्तों। इसमें क्या है, जब हम एंगल्स पोल के साथ बना रहे हैं तो वो इक्वल एंगल्स बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब यहां एंगल आई बनेगा और यहां एंगल आर, और यहां हम बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब ये बिल्कुल इक्वल एंगल्स की सिचुएशन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये रिट्रेस हो रहा है लेकिन ये डाइवर्ज होकर रिट्रेस होगा। मतलब ये इस तरह से रिट्रेस होगा, ये पार नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि एकदम रे सोया हुआ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम क्लोजर आ रहा है। ये बोलते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस से एकदम सोया हुआ आ रहा है। और इसी को मैंने ह्यूमन आई में कहा था ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये है ग्रेजिंग रे, इट इज कॉल्ड ग्रेजिंग रे। ये एक टर्म होती है दोस्तों जो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो सुनते जाइएगा, यही फायदा होता है। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग रे, जिसमें एक रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में रिवर्स बैक हो जाएगी। मतलब इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर कोई पॉइंट ऑफ मतलब ऐसा एम्बिग्यूटी नहीं है, या किसी भी मिरर में कोई डिफरेंसेस नहीं है, रूल्स वही रहेंगे। आपको रूल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। रूल्स याद रहेंगे तो इमेज फॉर्मेशन परफेक्ट बनेगी, हैंड्स भी फ्री रहेंगे और मार्क्स भी पूरे आ पाएंगे, ठीक है। चलो सभी लोगों के ओके, सो माय गॉड, चलिए 10 बज चुके हैं। अब आज की लाइव क्लास यहीं पर एंड करने पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए अच्छी बात है, हमने कहां तक पढ़ लिया है याद रखिएगा। हमारी पार्ट है जो हमने यूज रेज जो कॉमनली यूज रहते हैं वो हमने डिस्कस कर चुका है। अब नेक्स्ट लाइव क्लास में अपने जितने दोस्त होंगे, जितने दोस्त आप जानते होंगे, उन सबको बोल देना कि यहां पर हम लोग करने वाले हैं मिरर के ऊपर सारी इमेज फॉर्मेशन। और ये कोई आम इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, सब केसेस का मैग्निफिकेशन विथ क्वेश्चन, विथ फॉर्मूला, विथ साइन, विथ आंसर एंड विथ पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इमेज फॉर्मेशन की पूरी डेप्थ पर जाएंगे और उसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगी, जो बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ट्रिकी वाले जो बनते हैं वो भी आपको क्लियर रहेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सभी लोगों को लाइव आने जरूर बोलिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कीप इट अप।